कहाँ से कैरियर का आगाज़ किया? मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1999 में, जनवरी में। वहाँ पे NVOCC खुद से क्रिएट करके कंपनीज दी। तो बुकिंग क्राइटेरिया क्या होता बहुत क्विक भी जाएंगे तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 हफ्ते आपके पास होते हैं, जिसके अंदर आप वेसल को प्लान कर रहे होते हैं, बुक कर रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं। है? अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा ईस्ट विंड शिपिंग के बारे में। ईस्ट विंड शिपिंग में जो है वो टैंकर ट्रैम्पर्स को जो है वो 2 सीजन प्रोफेशनल्स, कैप्टन अनवर और कैप्टन जुल्फ़कार, इस वक्त जो है वो लीड कर रहे हैं। कस्टमर जो हैं वो अपने रिस्क और कॉस्ट पर जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका ये इंक्रीज क्या उनको डायरेक्टली हिट नहीं करेगा? पहली बात, मार्केट में ये रेट इंक्रीज जो हो रहा है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये वैसे जो चल रहे हैं ये फ्री में नहीं चल रहे। आप ये समझते हैं कि ये जो आपका इंक्रीज है स्लॉट रेट में, ये जस्टिफाइड है? व्हाट इज़ योर कॉस्ट, व्हाट इज़ योर रेवेन्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस यू आर गेटिंग? My Icon World presents Maritime Insight. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरीटाइम इनसाइट के एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ मैं हूं सलमान रहीम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही सीजन प्रोफेशनल हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोडिंग हैंडलिंग में इनका एक मेजर मैसिव रोल है। और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में वेसल ऑपरेशन किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से ये अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए इस अमल को बेहतरीन बनाते हैं। तो मिलते हैं इमरान सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, आप एक जानी मानी शख्सियत वेसल ऑपरेशन के हवाले से, किस तरीके से आप इंडस्ट्री में इन हुए और कहाँ से कैरियर का आगाज़ किया, कैसे कैसे मराइल से गुजरे और आज यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लग गया? मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1999 में, जनवरी में। और उस वक्त मैं स्टूडेंट ही था और अपना ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। उसके बाद ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने एक शिपिंग कंपनी, उस ज़माने की, अपना एक बड़ा नाम यूनाइटेड लाइनर एजेंसीज ULA से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। तो मेरा अपॉइंटमेंट बेसिकली हुआ था सी कंसोर्शियम के लिए, जो कि एक फीडर ऑपरेटर था सिंगापुर बेस। आज वो सी कंसोर्शियम जो है रीब्रांड होकर के एक्सप्रेस फीडर्स के नाम से जाना माना जाता है पूरी दुनिया में। टर्मिनल्स के नाम पर पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ एक KICT था जो कि तो नया था, उसके अलावा एक QICT था, वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना टर्मिनल नहीं था। बाकी PICT या KGTL आज का और SAPT वो उस वक्त वजूद नहीं रखते थे। कन्वेंशनल पोर्ट्स थी और कन्वेंशनल बर्थ थी और उसके ऊपर हम लोग जो है काम कर रहे होते थे और सारा काम मैनुअल होता था, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे। तो हमारे पास भी एक प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर था, जो एक तो नहीं दो था, क्योंकि हमारी एक कोलंबो और साउथ ईस्ट एशिया की सर्विस थी और एक हमारी गल्फ़ की सर्विस थी। तो मेरे बॉस हैं एजाज साहब, चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी हूँ उसमें उनके सिखाने का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा कैप्टन आतिक सिद्दीकी होते थे वहाँ पर ही, उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी। सी कंसोर्शियम पाकिस्तान में मैंने मतलब समझ लें 1999 से भी अगर मैं कलेक्टिवली लगा लूँ तो 2004 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली दुबई मूव करने के लिए। कॉस्को दुबई जो है वहाँ पर मुझे जो है अपॉर्चुनिटी आई। वहाँ पे उनको एक फ्रेट एग्जीक्यूटिव चाहिए था, तो मैंने इंटरव्यू दिया था। आई वेंट टू दुबई। उन्होंने मुझे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया और उसके बाद मेरे ख्याल से विद इन अ ईयर फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव आई बिकेम सेक्शन मैनेजर ऑपरेशंस इन कॉस्को। वहाँ पर काफ़ी अच्छा और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पर मैंने जो है मतलब कॉस्को ऑपरेशंस के लिए मैंने मतलब बल्क ब्रेक बल्क वेसल्स भी हैंडल किए। कंटेनर सर्विस जो थी हमारी, जो कंटेनराइज वेसल आते थे वो तो वीकली आते ही थे, वो 2 सर्विसेज थी जो हर वीक कॉल करती थी। इसके अलावा जो हमारे बल्क ब्रेक बल्क के वेसल्स होते थे वो भी हैंडल किए। इसके अलावा हैवी लिफ्ट वेसल्स जो डीप सी में ऑयल रिग्स को डिस्चार्ज करते हैं, सेमी सबमर्सिबल्स वेसल, तो उनको भी हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑपरेशन वाइज मेरा काफ़ी एक्सटेंसिव है और वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद जो है फिर
मुझे फिर अपॉर्चुनिटी एक मिली कि मैं वापस पाकिस्तान आऊँ। एक्सप्रेस फीडर्स पाकिस्तान में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं यहाँ पर एज ए असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने वापस 2008 में ज्वाइन किया। मैंने एक्सप्रेस फीडर्स यहाँ पे ज्वाइन किया और मतलब 2008 से लेकर 2014 तक मैं एक्सप्रेस फीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान में। तो रिस्क लिया, एक्सप्रेस फीडर्स से रिज़ाइन किया। एक एनयूसीसी ने मुझे अप्रोच कर रहे थे, वो काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने मुझे उठाया एज अ सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स। उसमें यह था कि जो उनके आउट ऑफ वेज कार्गो होता है, जो फ्लैट ट्रैक या ओपन टॉप पे होता है, या प्रोजेक्ट शिपमेंट्स हैं कोई उनकी, तो उसको जो है हैंडल करना है। उसके लिए टीम को रेडी करना है, टीम को प्रिपेयर करना है, बिकॉज बट द टास्क वॉज टू गेट द टीम रेडी और उनको चीज़ें सिखाएं, सिस्टम में चीज़ों को इंटीग्रेट करना था, सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह दैट टास्क वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। उसके अलावा भी वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि एनयूसीसीज़ में काम कैसे होता है, किस तरीके से उनके बिजनेस जो है वो रन होते हैं, फिजिबिलिटीज़ कैसे बनती हैं। आफ्टर एक्सप्रेस फीडर्स एंड दैट फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, उसके बाद मेरा वो एक एक्सपोजर था जिसको मैं कहूँगा कि वो मेरा एक तरीके से वापस से लर्निंग प्रोसेस था। उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। I get to know the things, how the NUCC is working, how they are calculating their revenues, how they are managing their expenses. तो वो सारी चीज़ें। तो ये आप का वो जर्नी यहाँ ईस्ट विंड शिपिंग तक आपको कैसे लेकर आया? देखें, NUCC के बाद तो मैं एक NUCC से दूसरी NUCC में गया। नॉलेज गेन हो गई। ऑपरेशंस एक जगह पे देखा, दूसरी जगह पे मैं प्राइसिंग को देखा, प्राइसिंग को लीड किया, चीज़ें की। बीच में फिर मुझे 2 जगह अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी मिली कि मैंने वहाँ पे NUCC खुद से क्रिएट करके कंपनीज दी। ट्रेड रूट्स डिफाइन किए गए, उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स होते हैं स्लॉट के, ट्रांसशिपमेंट के क्या करना है, किस तरीके से ट्रांसशिपमेंट अरेंज होनी है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, कंटेनर्स की मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो स्लॉट आपने मेन लाइन से लेनी है, चाहे आपने फीडर ऑपरेटर से लेनी है। उसके बाद मैं फिर एक और वेंचर पे था कि मतलब मुझे एक जगह पे मुझे ISO टैंक्स के हवाले से बुलाया गया कि भाई ISO टैंक्स को भी देखना है, चलाना है। अगेन दैट वाज अ न्यू फील्ड फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह उस ISO टैंक्स को भी मैंने काफ़ी अच्छा चलाया। उसमें मतलब हमने काम अच्छा किया। जब सीज़न आया ISO टैंक्स का, इथेनॉल के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें अप कंट्री में भी मैंने विजिट्स किए, कस्टमर्स बनाए और उनको लेके आए, ऑन बोर्ड किया, उनके कंटेनर्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई। इन बिटवीन दैट जब अभी हम इस चीज़ को कर ही रहे थे, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मेरे, फिर मैं अपने मेंटोर ही बोलूँगा, एजाज साहब की कॉल आई और ही आस्क्ड मी के व्हाई डोंट यू जॉइन द ईस्ट विंड। तो मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स है कि सर मैं खुश हूँ, अपनी जगह पे हूँ, मैं नहीं कर सकता ज्वाइन, बट इंसिस्ट किया उन्होंने। फिर एक अच्छे मेंटोर का साथ रहना भी एक ब्लेसिंग है। तो बस उन्होंने फिर जो है वो इंसिस्ट भी किया। फिर मेरे पुराने कुलीग भी थे वहाँ पे, उन्होंने भी इंसिस्ट किया। तो एनीवेज मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि उन्होंने जो है वो बड़े उससे मोहब्बत से बुलाया और मैं गया वहाँ पर। मैंने कैप्टन जावेद से मिला, कैप्टन अनवर से मिला, ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वापस पुरानी फील्ड में आया। तो पुरानी फील्ड में ठीक है, सही है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो 1-1.5 महीने का टाइम लगा मुझे वापस से सारी चीज़ों को रिफ़्रेश करने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट गोज़ वेल। तो उसके बाद से फीडर में ही है, आपको पता है, आपके सामने। इतनी एजुकेशन के बाद, इतनी तालीम के बाद, यूजुअली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार किसी सेल्स टीम का हिस्सा बने और हम जो है वो कंटेनर की सेल्स एंड मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस करें, अदर देन के लोग ऑपरेशनल फेज़ में जाएं या डॉक्यूमेंटेशन फेज़ में जाएं। तो प्रेफरेंस हमेशा से हर कैंडिडेट की यही रहती है, अगर वो न्यू कमर भी है तो वो ये ख्वाहिश रखता है कि यार मैं सेल्स और मार्केटिंग का हिस्सा बन जाऊं। किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि यार अचानक, क्योंकि ट्रेनिंग ही आपकी ऐसी थी शायद इस वजह से, या आपकी एक पर्सनल इंस्पिरेशन थी इस पूरे प्रोसेस के साथ कि आप इंगेज हो गए इस वेसल ऑपरेशन में? देखें, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ तो उसके अंदर ये है कि मेरे पास मेरा जो एक मेन जो पॉइंट है, मेरा खुद से जो अपना सवाल होता है
कि यार ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। आई नीड टू लर्न दैट। पहले मैं उस चीज़ को समझता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। अगर मैं उस चीज़ को ऊपर से आकर के करने की कोशिश करूँ कि यार अच्छा ऐसे ही है और मैं इसको कर लूँ, तो वो मैं नहीं कर सकूँगा। थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप बुकिंग करते हैं, किस तरीके से आप लोडिंग प्लान को डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा इस प्रोसेस को ज़रा डिफाइन करें। देखिए इसके अंदर सिंपल है, हमारे पास वेसल शेड्यूल्स आ रहे होते हैं। वेसल शेड्यूल्स के हवाले से हमें पता होता है कि कौन सा वेसल कब आ रहा है। वही वेसल शेड्यूल हम अपने कस्टमर्स को भी शेयर कर रहे होते हैं। तो बुकिंग क्राइटेरिया क्या होता है? हर जहाज़ की ऑपरेशनल प्लानिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। दैट डिपेंड्स ऑन द वेसल के उसकी पोर्ट रोटेशंस क्या हैं। अगर एक वेसल कराची से जबल अली और जबल अली से कराची ही जा रहा है, तो उस वेसल को हमें पता है कि वो वेसल जबल अली से आ रहा है, वो पूरा का पूरा कराची में डिस्चार्ज हो रहा है और फिर उसके बाद वो पूरा जहाज़ खाली है आपके लिए। तो उस जहाज़ की जो कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी आपकी एलोकेशन है, उसी एलोकेशन को आपने पूरा फुल करना है, लोड करना है, कंटेनर्स लोड करना है। और अगर कोई वेसल अगर ऐसे आ रहा है कि वो डिफरेंट पोर्ट से होता हुआ आ रहा है और डिफरेंट पोर्ट से वो लोडिंग भी ले रहा है और उसके बाद कराची ये कॉल करता है, देन यू नीड टू नो कि आपके पास बैलेंस टू लोड स्पेस कितनी है, जिसको हम नॉर्मली BTL बोलते हैं, बैलेंस टू लोड का शॉर्ट फॉर्म। या आपके पास बैक लोडिंग स्पेस कितनी है, वो आपको जो है वो जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिस होता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, लेट्स से इन केस सिंगापुर ऑफिस या पोर्ट क्लांग ऑफिस आपको कंट्रोल कर रहा है, गल्फ़ के लिए आपको दुबई ऑफिस आपका कंट्रोल कर रहा है। किसी भी लाइन के डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं जो कि उनको मैनेज कर रहे होते हैं कराची में। तो ये प्लानिंग कोई मतलब एक दिन में नहीं हो रही होती, या उसके लिए आप बोलें कि मंडे को आके बैठे और ट्यूसडे को हमने फाइनल कर दिया, या मंडे को आके बैठे थर्सडे को फाइनल कर दिया। नो, बहुत क्विक भी जाएंगे तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 हफ्ते आपके पास होते हैं, जिसके अंदर आप वेसल को प्लान कर रहे होते हैं, बुक कर रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं। मार्केट करके ही बुक करते हैं आप। लेट्स से सलमान रहीम के पास जो है, मुझे पता है कि वो इस वक्त कराची से जबल अली के लिए बुकिंग कर रहा है, तो मैं सलमान रहीम को अपना कस्टमर मानूंगा और उसको कोशिश करूंगा कि टाइप करूं उसको अपने पास। तो वो जो प्रोसेस है उसके अंदर मुझे पता है, मैं जाके उसको अपना वेसल ऑफ़र करूँगा, रेट्स बताऊँगा, क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरीके से है, क्या नहीं है, क्या कर सकता हूँ। अगर कोई डेंजरस कमोडिटीज़ आप लोड कर रहे हैं तो डेंजरस कमोडिटीज़ में मेरे पास क्या प्रोहिबिटेड है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरीके से कौन से वेसल के लिए, किस पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के लिए किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा ईस्ट विंड शिपिंग के बारे में कि इनका प्रोफाइल, इनका पोर्टफोलियो, क्या ये सिर्फ ड्राई वेसल ही हैंडल करते हैं या इनके पास ब्रेक बल्क भी है या रो रो वेसल्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं? देखिए ईस्ट विंड शिपिंग जो है वो एक जो है वो एक बड़ा ग्रुप है, सही है। इसमें डिफरेंट एजेंसीज उनके पास हैं, जिसमें ईस्ट विंड का एक सबसे मेन बिजनेस है जो कि उनका टैंकर और ट्रैम्पर्स का बिजनेस है। ईस्ट विंड शिपिंग में जो है वो टैंकर ट्रैम्पर्स को जो है वो दो सीजन प्रोफेशनल्स, कैप्टन अनवर और कैप्टन जुल्फ़कार इस वक्त जो है वो लीड कर रहे हैं। उसमें जो है डिफरेंट प्रिंसिपल्स के वेसल्स होते हैं जो कि कराची कॉल कर रहे होते हैं, चाहे वो कराची में कीमाड़ी पे ईस्ट वाफ वेस्ट वाफ कॉल कर रहे हों या पोर्ट कासिम में कॉल कर रहे हों। इवन PIBT पे कोल आ रहा है, या इधर हमारे पास जो है ऑयल पियर्स पे टैंकर्स आ रहे हैं, या बल्क का वेसल आ रहा है, ब्रिक बल्क आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल्स अपॉइंटमेंट, ईस्ट विंड एक्ट ऑन दोज जॉब्स। अच्छा इमरान, आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को, ईस्ट विंड को, शिपिंग को कहाँ देखते हो? जिस तरह की सिचुएशंस हैं इस वक्त, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, दोनों सूरतों में अनरिलायबिलिटी बहुत है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप अपने टारगेट सेट करें, गोल सेट करें, काम करें उसके ऊपर, लेकिन ये कि यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंजेस, अकॉर्डिंगली मोल्ड करें अपने आप को सिचुएशन के हवाले से। अगर आप इतने कंपैटिबल नहीं हैं तो डेफिनेटली यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स।
आप कौन से वेसल्स को यूजुअली हैंडल करते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप ईस्ट विंड की जब आप बात कर रहे हैं तो ईस्ट विंड के अंदर मैंने अभी आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है। ईस्ट विंड के पास दूसरी एजेंसी है ग्लोबल फीडर शिपिंग की। ग्लोबल फीडर शिपिंग प्रीवियसली सीमाटेक, सीमाटेक इज नाउ चेंज टू ग्लोबल फीडर। दूसरा जो उसका पार्ट था वो फीडर टैग था, जो कि बाद में चेंज हो गया, अब यूनी फीडर हो चुका है। ईस्ट विंड शिपिंग रिप्रेजेंट्स ग्लोबल फीडर्स। तो ग्लोबल फीडर्स के जितने भी वेसल्स कराची में कॉल करते हैं, चाहे वो किसी भी टर्मिनल पे कॉल कर रहे हो, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर देयर एजेंट्स एंड वी आर हैंडलिंग देयर वेसल्स। अब जो आपकी जीएफएस की सर्विसेज हैं, आपके साथ एक कंसोर्शियम पार्टनर एक्सप्रेस फीडर भी इंगेज हो गया है, तो उसमें जो आपकी स्लॉट एलोकेशन की होती है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है? मोस्टली शेयर आपके पास है या एक्सप्रेस फीडर भी उस पर उतना ही वॉल्यूम लेकर एग्जिस्ट करता है? देखिए उस ज़माने में एक वेसल पे 4 ऑपरेटर काम कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने यहाँ ईस्ट विंड ज्वाइन किया, जीएफएस को रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त से, तब उस पहले साल में हमारे पास जो है वो हम थे और हमारे साथ वॉन हाई था पार्टनर। एक ही वेसल था, मतलब 2 वेसल ऑपरेट होते थे लेकिन वीक में तो एक ही वेसल आता था। और उसी में हमारे साथ जो है फीडर टेक भी काम कर रहा था, यूनी फीडर, वो भी हमारे साथ स्लॉट्स पे था। फिर उसके बाद जो है वो हमारे साथ जो है वो फीडर लाइन भी आया, हमारे ही स्लॉट्स में से हमसे स्पेस लेके, वो भी हमारे साथ काम कर रहा था, एज अ कंपटीशन काम कर रहा था। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफीडर वो भी एक कंसोर्शियम का आपके हिस्सा बना? वो एक तरीके से समझ ले कि वो एक पार्टनरशिप थी, या वो हमारे साथ स्लॉट परचेज पे आई है, अपनी स्लॉट्स बेच रहा है, काम वो भी वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है सही है, लेकिन उसने हमसे एक स्पेस ले ली थी। तो मतलब ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये चल रही होती है। इनफैक्ट हमने जब कराची से सोहार की एक सर्विस स्टार्ट की, वी नो दैट कि हमें कितनी मुश्किलात पेश आई। मार्केट वॉज नॉट यूज टू ऑफ दैट थिंग। सोहार के लिए लोग वाया जबरेली जाते थे। उसके बाद फिर हमने लीड किया उस मार्केट को। कराची सोहार की मार्केट डेवलप करने में जीएफएस ही है जिसने कराची से सोहार की मार्केट डेवलप की है। अच्छा इमरान, अभी जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से सीज़न स्टार्ट हुआ, हम नए साल में एंटर हुए, तो देखने में ये आया कि अब जैसे बाज़गश्त है कि स्लॉट रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये फील नहीं आता कि यार अभी पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मजबूत और ताकतवर तरीन नहीं है, उसके बावजूद भी कस्टमर जो हैं वो अपने रिस्क और कॉस्ट पर जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपका ये इंक्रीज़ क्या उनको डायरेक्टली हिट नहीं करेगा? पहली बात, मार्केट में ये रेट इंक्रीज जो हो रहा है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ठीक है। पिछले साल पे आप चले जाइए, 2025 के शुरू में भी दिसंबर जनवरी में मार्केट में रेट इंक्रीज हुआ था। 2024 में चले जाएं तब भी मार्केट में रेट इंक्रीज हुआ था, यही टाइम था। और रेट क्यों इंक्रीज होता है? ये उस वक्त इंक्रीज होता है जिस वक्त डिमांड ज़्यादा होती है और आपके पास सप्लाई कम होती है। तो आपको ऐसा फील आता है कि ऐसी मार्केट सिचुएशन थी कि डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई डाउन हो गई? जब आप मार्केट में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार ये एक चीज़ आने वाली है, ठीक है। हमारी मार्केट में मतलब वेसल ऑपरेटर्स के हवाले से बात करें तो वेसल ऑपरेटर्स जो हैं वो उनकी इतनी इनका इतना विजन होता है कि वो चीज़ों को भाप रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, देखिए जीएफएस में जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम जो है ना वो बहुत एक्सटेंसिव होता है। वेसेस भी फुल हो रहे हैं, उनके वेसेस पे भी शट आउट हो रहे हैं, हमारे वेसेस पे भी शट आउट हो रहे हैं। वी नोर्स के जो है वो मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए मार्केट में जो रेट्स, स्लॉट रेट्स हो गए या ओशन फ्रेट हो गया, वो गिरते 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 इतना हो चुका है कि जिसके अंदर कोई सर्विस अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती। तो आप इसमें किसको कसूरवार समझते हैं, स्लॉट ऑपरेटर्स को या एनवीओसीसीज को? देखिए कसूरवार कोई भी नहीं है, कसूरवार जो है ना हमारा माइंड सेट है। यार मुझे कार्गो नहीं मिल रहा, मैं रेट गिरा देता हूँ और उसको मैं जो है ना टैप कर लेता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आपने अगर एक गाड़ी ख़रीदी है और लेट्स से कि आपने जो है वो 65 लाख की गाड़ी ख़रीद ली है,
और उस 65 लाख की गाड़ी को आप जो है जा कर के 40 लाख में कोई आपको बोलेगा यार मार्केट में जो है वो अब जो है तुम बेच दो यार, यूँ है ये, मतलब आप कैसे बेच देंगे? बेचेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप कंटेनर जो है ना लॉस में बेच देते हैं। के ख्याल में इसको रिव्यू करना चाहिए एनवीओसीसीज को कि स्लॉट रेट के साथ साथ जो है वो ओशन फ्रेट को भी स्टेबल किया जाए। कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो किस मकसद से बिजनेस करने बैठा है? अर्न करने के लिए बैठा है ना। तो आपको अपना कॉस्ट एंड रेवेन्यू तो उसी हिसाब से रखना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ योर कॉस्ट, व्हाट इज़ योर रेवेन्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस यू आर गेटिंग। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये जो एक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि नहीं यार लॉस में बेच दो, बाद में देख लूँगा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बात आती ही नहीं है। कंटेनर एक एक लेग के ऊपर अगर लॉस में जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लेग के ऊपर भी आप उसको आपको प्रॉफिट दे देगा, या अगर वो इतना प्रॉफिट दे देगा आपको कि जो है आप पहले लेग का भी लॉस पूरा कर लेंगे। आप ये समझते हैं कि ये जो आपका इंक्रीज है स्लॉट रेट में ये जस्टिफाइड है? मैंने बताया हर चीज़ की एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ये वेसल्स जो चल रहे हैं ये फ्री में नहीं चल रहे। इन वेसल्स की एक डेली की ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, कंटेनर तो आप कराची में ला करके यहाँ पे पार्क कर देते हैं और उसके बाद आपको जो है वो 6 महीने तक फ्री हैं या साल भर फ्री हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट, और आप अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग विद द डेपो आप जो है वहाँ पर कंटेनर रखे बैठे हुए हैं। लेकिन कंटेनर रख के बैठे हुए हैं तो मतलब आप चलें, वो तो एक कॉस्ट बचा रहे हैं आपकी, लेकिन क्या ये काम आप जबल अली में कर सकते हैं? क्या ये काम आप सोहार में कर सकते हैं? क्या ये काम आप पोर्ट किलांग में कर सकते हैं? बात ये है कि हर जगह पे हर चीज़ की एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एग्जैक्टली इसी तरीके से शिप वेसल्स की भी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और वेसल्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर उनकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड दैट इज़ नॉट ए स्मॉल कॉस्ट। हम जिस तरीके से वेसल्स को चला रहे हैं वो वेसल्स जो हैं वो मतलब एक हैवी कॉस्ट इनकर करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और जो ये स्लॉट रेट्स जो होते हैं वो उसी बेसिस पे जो है मार्केट में ऑफ़र किए जाते हैं। बट मार्केट का ट्रेंड अगर इस तरह का चल रहा है कि आप 60 70 80 डॉलर और $90 की स्लॉट आपको बेचनी ही पड़ रही है मजबूरी में, तो ये जीएफएस हो गया या उसके साथ और दूसरे जो फीडर ऑपरेटर्स हैं वो कोई बहुत खुशी से ये स्लॉट रेट कम नहीं कर रहे, वो भी लॉस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम तो एक लिमिटेड ही है ना। उसी लिमिटेड वॉल्यूम में आप देखते हैं कि और भी दूसरे न्यू कमर्स इस वेसल ऑपरेशन में आ जाते हैं, एक वेसल लेकर आ गए और स्लॉट कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया। तो वो सिचुएशन आप लोगों के लिए किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं? उन न्यू कमर्स को आप जब देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है एज ए NVOCC या एज ए बॉक्स ऑपरेटर, एज ए लाइन के, ओ भाई ये नया आया है और ये देखो ये इतना कम स्लॉट रेट दे रहा है, ये तो जो बड़े बड़े फीडर ऑपरेटर हैं ये तो लूट रहे थे हमें। आपको एग्जाम्पल भी दी जाती है कि हम लोग इससे इस रेट पे काम कर रहे हैं। एंड द इमीडिएट आंसर इज दैट, मैं बुराई में नहीं बोल रहा, लेकिन ये फीडर ऑपरेटर जो छोटे छोटे आते हैं ये कितने महीने काम करते हैं? अचानक ही किसी दिन जो है कोई जहाज आ रहा होता है गायब हो जाता है, आपका कार्गो गेट इन हुआ है, वो 10 10 दिन जहाज नहीं आ रहा। सर्विस रिलायबिलिटी बेसिकली देखिए, इट्स अगेन अबाउट द क्वालिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस। और बहुत मैटर करती है सर्विस क्वालिटी। जो पुराने और बड़े फीडर ऑपरेटर्स हैं, बड़े क्लब्स में इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि वो बहुत बहुत पुराने हैं और उनकी सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है अक्रॉस द रीजन्स। जितने भी बॉक्स ऑपरेटर्स हैं वो उनके साथ किसी ना किसी रीजन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक छोटा फीडर ऑपरेटर आ रहा है वो सिर्फ एक जगह की सर्विस, अगर कराची जबलली या कराची सोहार रन कर रहा है तो बस वही रन कर रहा है वो। अच्छा, अभी आपके पास वॉल्यूम सफिशिएंट है, शट आउट की सिचुएशन है, शट आउट को किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं? मतलब क्या प्रेशर होता है और उस प्रेशर से कैसे अपने आप को आप नबरद आजमा करते हैं? नॉर्मल मार्केट सिचुएशन चल रही होती है, मार्केट नॉर्मल है और उसके अंदर मतलब हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन चल रहा है। ड्यूरिंग दोज डेज हम जो है वो उसको इस तरह से करते हैं कि हम नॉर्मली कस्टमर्स को बता के रखते हैं कि भाई वैसे इस दिन आ रहा है और इस दिन आप जो है वो आप कट ऑफ है, लेकिन बहरहाल आप अपना कार्गो रेडी कराइए, हम आपके साथ फॉलोअप में रहते हैं और हम फॉलोअप कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कार्गो का इतना रश है और उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम एक कट ऑफ अनाउंस कर देते हैं और उस कट ऑफ की बेसिस पे हम हर कस्टमर को इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं और उसका फॉलोअप भी ले रहे होते हैं कि ये कट ऑफ है जिसको आपने मेंटेन करना है। उस कट ऑफ के मेंटेनेंस की बेस पे आप जो है वो अगर आपका कार्गो रेडी है तो वो डेफिनेटली वो लोड होगा। लेकिन अगर
वो कट ऑफ मेंटेन नहीं हो रहा और आपका कंटेनर रेडी नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको नहीं लेके जा सकते। अच्छा इमरान, माई आइकॉन वर्ल्ड जिसके बिहाफ पे हम मैरी टाइम इनसाइट को इंगेज कर रहे हैं, तो उसका एक मोटिव है बी डिजिटल बी विजिबल। आप कैसे देखते हैं एक डिजिटल शिपिंग डायरेक्टरी क्या रोल प्ले कर सकती है इंडस्ट्री में? इस वक्त जो दौर है ना वो है ही डिजिटल। डिजिटलाइजेशन बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी हो भी चुकी है। इनफैक्ट अगर आप चाइना में देखें या अगर आप जो है सिंगापुर में देख लें या दूसरी डेवलप कंट्रीज़ में देखें, तो वहाँ पर जो है डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और लोग वहाँ से उसका बेनिफिट ले रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, लेकिन ये है कि डिजिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। हर चीज़ का ऑन योर फिंगर टिप्स होना ज़रूरी है और उससे फ़ायदा ये है कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब जहाँ तक डिजिटल शिपिंग डायरेक्टरी की बात है, ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा स्टेप है, उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसमें मैं आपके साथ हूँ। हमारी तरफ से आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। बहुत शुक्रिया इमरान, आज आपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम आपको लाइव सुन सकें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में अपने नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। My Icon World. Visit www.myiconworld.com. तरक्की के सफर में आपका ग्लोबल ट्रेड पार्टनर।